गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती विद्यापीठ स्कूल की लाइव क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अब तक हमने कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के 2 लेसन थे, उनका अध्ययन किया। आज की इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट जो लेसन है तीसरा, उसका अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। कहने का तात्पर्य भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं, इनके बारे में आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट है संघीय व्यवस्था। फर्स्ट पॉइंट जो है संघीय व्यवस्था या संघ। पहले जो शब्द है संघीय, उसकी हम बात करते हैं कि संघीय शब्द क्या है या संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं। जाहिर सी बात है, जब तक इसके बारे में हम नहीं जानेंगे तब तक आगे हम इसका अध्ययन नहीं कर सकते। तो बात करते हैं हम संघीय व्यवस्था या संघवाद की। तो इसमें देखेंगे सत्ता यानी शक्ति। सत्ता को हम दूसरा रूप दे सकते हैं यहाँ पर, जिसको हम कह सकते हैं शक्ति, जिसको हम किस नाम से जान सकते हैं, शक्ति के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। सत्ता या शक्ति। सत्ता की शक्तियों के वितरण तथा स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली को संघवाद या संघीय व्यवस्था कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे सत्ता। यहाँ पर सत्ता हम देखो, एक शब्द मैंने भी बताया, सत्ता में शक्ति भी हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सत्ता का दूसरा रूप जो निकल कर आ रहा है अर्थात शासन की शक्तियों से है, शासन प्रणाली। हम इसे ये भी रूप दे सकते हैं। कहने का मतलब शासन प्रणाली की शक्तियों के वितरण तथा स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली को संघवाद या संघीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि इस प्रणाली के अंतर्गत शासन का संचालन कौन करता है? केंद्र तथा उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य होता है। तो बेटा एक बार फिर से इसको देखेंगे कि सत्ता की शक्तियों के वितरण तथा स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली को संघवाद या संघीय व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट, इस प्रणाली के अंतर्गत, किस प्रणाली के अंतर्गत? संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत। संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत शासन का संचालन, यहां पर देखने योग्य और वेरी इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि इस शासन प्रणाली के अंतर्गत शासन का संचालन कौन करता है? केंद्र तथा उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य होता है। किसके द्वारा होता है?
केंद्र तथा उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं जो सेकंड पॉइंट है इसका, संघीय शासन प्रणाली का निर्माण। संघीय शासन प्रणाली का निर्माण किस आधार पर किया गया है कि जो संघीय शासन प्रणाली है उसका निर्माण किसको ध्यान में रखकर किया गया है या उसके लिए क्या आधार तय किया गया है। तो यहां हम बात करेंगे संघीय शासन प्रणाली का निर्माण। संघीय शासन प्रणाली का निर्माण मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। संघीय शासन प्रणाली का निर्माण मुख्य रूप से कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं उनकी हम बात करते हैं। पहला जो प्रकार है अनेक समप्रभु इकाइयों का, अनेक समप्रभु इकाइयों का आपस में एक हो जाना, यानी जितनी भी समप्रभु इकाइयां अर्थात स्वतंत्र जो इकाइयां हैं उनका एक जगह होकर शासन को चलाना या शासन का निर्माण करना। जैसे अमेरिका में कांग्रेस अर्थात जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, अनेक समप्रभु इकाइयों का आपस में एक हो जाना, जैसे अमेरिका। ठीक है, शासन की समझ सकते हैं, राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, ये जो है इसका पहला रूप। अब दूसरे रूप की हम बात करते हैं कि एक बड़ी राजनीतिक इकाई को, एक बड़ी राजनीतिक इकाई को शासन की कार्यकुशलता की दृष्टि से, एक बड़ी राजनीतिक इकाई को शासन की कार्यकुशलता की दृष्टि से अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर देना, अलग अलग इकाइयों में क्या कर देना? विभाजित कर देना। तो ऐसा कौन सा देश है? भारत। कहने का मतलब भारत में शक्तियों का विभिन्न स्तरों पर बंटवारा किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके दो प्रकार हो गए। किसके? संघीय शासन प्रणाली का निर्माण मुख्य रूप से कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से, जो दोनों मैंने आपको यहां बता दिए हैं। पहला जो प्रकार है, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं कि अनेक समप्रभु अर्थात स्वतंत्र राष्ट्र या इकाइयां मिलकर आपस में एक हो जाए, वो क्या करती हैं? वो क्या करती हैं? शासन का निर्माण करती हैं, जैसे कि अमेरिका में है। दूसरा है एक बड़ी राजनीतिक इकाई, एक बड़ी राजनीतिक इकाई को शासन की कार्यकुशलता की दृष्टि से, शासन की कार्यकुशलता की दृष्टि से अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर देना, जैसे भारत में। ठीक है, अब उसके बाद में आगे हम बात करते हैं जो इसकी थर्ड स्टेप, तीसरी जो स्टेप है, विश्व के सफल संघीय शासन व्यवस्था वाले देश, कि वर्तमान में विश्व में कौन कौन से जो देश हैं जिनमें सफल संघीय शासन व्यवस्था है, अर्थात जिन्होंने संघीय शासन व्यवस्था को अपना रखा है या अपने संविधान में संघीय शासन व्यवस्था को जगह दी है। तो यहां हम बात करेंगे कि वर्तमान समय में एक तो अमेरिका है, कौन सा है? संघीय शासन व्यवस्था का उदाहरण अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों का उदाहरण दीजिए, ये क्वेश्चन बनता है कि संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों के नाम बताइए या संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों का उदाहरण दीजिए, तो आपको इसमें बताना है। फर्स्ट जो पॉइंट है अमेरिका, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में स्विट्जरलैंड, रूस, कनाडा, भारत। कहने का मतलब ये जो राष्ट्र है सफल संघीय व्यवस्था वाले देश माने जाते हैं। अब एक बार फिर से मैं बता रहा हूं सफल संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों के नाम, कि सफल संघीय शासन व्यवस्था वाले देश कौन कौन से हैं। उनमें पहला है अमेरिका, दूसरा जो है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है स्विट्जरलैंड, चौथा है रूस, पांचवा है कनाडा, छठा है भारत।
ये सफल संघीय शासन व्यवस्था वाले देश माने जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे फोर्थ स्टेप की, चौथे स्टेप कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो किस प्रकार से है, उसका प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ, या भारत में संघवाद भी हम इसे कह सकते हैं, या भारत में संघीय व्यवस्था की शुरुआत या संघवाद की शुरुआत। तो हम यहाँ देखेंगे भारत के संविधान में संघीय शासन की स्थापना की गई है। भारत के संविधान में संघीय शासन की क्या की गई है, स्थापना की गई है। संविधान में संघवाद, संविधान में संघवाद शब्द के स्थान पर राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारतीय संविधान में संघवाद के स्थान पर राज्यों का संघ शब्द प्रयोग किया गया है। संघवाद के स्थान पर भारतीय संविधान में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है, तो आपका आंसर होगा इसमें संघवाद के स्थान पर राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के समय भारत में एक केंद्रीय सत्ता, भारत में एक तो कौन सी केंद्रीय सत्ता तथा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, कि जब भारत में संविधान लागू किया गया उस समय एक केंद्रीय सत्ता थी, अर्थात केंद्र की सत्ता, 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में भारत में, वर्तमान समय में भारत में 29 राज्य, वर्तमान समय में भारत में कितने 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कहने का मतलब कि वर्तमान समय में भारत में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश। आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य की हम बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट आगे जो पॉइंट चलेगा वो है हमारा भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व कौन से हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, या इसको आप कह सकते हैं वेरी मोस्ट। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में पूछता है इसको कि भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व कौन से हैं, या प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, या आप इसको लक्षण भी कह सकते हैं, या संज्ञात्मक तत्व भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसमें जो हमारे पॉइंट्स हैं, संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व, विशेषताएं, लक्षण या संज्ञात्मक तत्व। तो इनको देखने से पहले एक बार हम इसका वापस रिवाइज, इसको एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। उसके बाद आगे हम चलेंगे इस पॉइंट पर, जो 5वां पॉइंट है। पहले एक बार 4 पॉइंट्स देखेंगे। संघीय व्यवस्था या संघवाद से क्या तात्पर्य है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो पहला क्वेश्चन है वो है संघीय व्यवस्था या संघवाद से तात्पर्य, संघीय व्यवस्था या संघवाद से तात्पर्य। तो आप बताएंगे सत्ता की शक्तियों के वितरण तथा स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली को संघवाद या संघीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं इस शासन प्रणाली के अंतर्गत शासन का संचालन, इस शासन प्रणाली के अंतर्गत शासन का संचालन केंद्र तथा उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य होता है। इस शासन
शासन प्रणाली का निर्माण, संघीय शासन प्रणाली का जो निर्माण किया गया वो किस आधार पर किया गया? संघीय शासन प्रणाली का निर्माण मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। संघीय शासन प्रणाली का निर्माण मुख्य रूप से कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। पहला है इसमें जैसे अनेक संप्रभु इकाइयों का आपस में एक हो जाना, अनेक संप्रभु इकाइयों का आपस में एक हो जाना तथा शासन को चलाना। तो ऐसा उदाहरण इसका कौन सा देश है? अमेरिका। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, एक बड़ी राजनीतिक इकाई को शासन की कार्य कुशलता की दृष्टि से, मतलब उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देना है, उसको बांट देना। ऐसी व्यवस्था वाला लोकतंत्र देश कौन सा है? भारत। ठीक है। अब उसके बाद आगे हम बात करते हैं, जो तीसरा पॉइंट है, विश्व के सफल संघीय शासन व्यवस्था वाले देश कौन कौन से हैं? कि वर्तमान समय में विश्व में सफलतम संघीय शासन व्यवस्था वाले देश कौन कौन से हैं? तो आप इसमें बताएंगे। पहला है अमेरिका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है स्विट्जरलैंड, चौथा है रूस, पांचवा है कनाडा और छठा जो देश है वो है हमारा भारत देश। तो ये देश है सफल संघीय शासन व्यवस्था वाले, तथा इन देशों को क्या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि सफल संघीय देश भी माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, भारत में संघीय व्यवस्था की शुरुआत या भारत में संघवाद। तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। भारत के संविधान में संघीय शासन की स्थापना की गई। भारत के संविधान में किस शासन प्रणाली की स्थापना की गई है? तो आप बताएंगे भारत के संविधान में संघीय शासन की स्थापना की गई है। संविधान में संघवाद के स्थान पर, संविधान में किसके स्थान पर? संघवाद के स्थान पर राज्यों का संघ। ध्यान देने योग्य बात है, भारतीय संविधान में संघवाद के स्थान पर राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया। संविधान लागू होने के समय, संविधान जब लागू हुआ तो उसके समय भारत में एक केंद्रीय सत्ता अर्थात केंद्र की सत्ता, 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है। तथा आज वर्तमान समय में भारत में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो यहां तक हो गया। अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे जो पांचवा पॉइंट है। कौन सा? पांचवा पॉइंट, जिसमें मैंने आपको अभी बताया था कि वो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से जरूर क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व बताइए, या उसकी विशेषताएं लिखिए, या उसके लक्षण बताइए, या संज्ञात्मक तत्व कौन कौन से हैं, इनके बारे में आप बताइए। तो आपको इसमें बताना है कि कौन कौन से तत्व हैं जो उसकी विशेषता है। तो आप इसमें बताएंगे। पहला है संविधान की सर्वोच्चता। पहला जो पॉइंट है वो कौन सा है? भारतीय संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है। दूसरा है एकल नागरिकता। तीसरा है राज्यपाल का पद। तीसरा कौन सा है? राज्यपाल का पद। और चौथा है निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका। चौथा कौन सा है? निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका। पांचवा है केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा। केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा। ये 5 पॉइंट है इसके। कितने पॉइंट है? 5। जो आपको मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि भारतीय संविधान व्यवस्था के प्रमुख तत्व विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो पहले तो आप बताएंगे संविधान की सर्वोच्चता
सर्वोच्चता। दूसरा आप बताएंगे एकल नागरिकता। तीसरा आप जो बताएंगे वो है राज्यपाल का पद। चौथा आपको बताना है निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका। पांचवा जो पॉइंट होगा केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा। ठीक है, एक बार आप सभी इसको उतार लें, इसके बाद में आपको आगे बताता हूं। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, अभी जो मैंने पॉइंट बताया था आपको कि भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें मैंने अभी आपको बताए मुख्य रूप से 5 पॉइंट। कितने पॉइंट बताए थे? 5, जिसमें पहला है संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा एकल नागरिकता, तीसरा राज्यपाल का पद और चौथा है निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका तथा पांचवा है केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा। कहने का मतलब ये जो 5 पॉइंट है, यही 5 पॉइंट है भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व या उसकी विशेषताएं। तो अब यहां हम जो फर्स्ट पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता, उसका अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान का जो भारतीय संघीय व्यवस्था का जो फर्स्ट पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता। तो इसमें देखेंगे हम भारतीय संघवाद के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया। भारतीय संघवाद के अंतर्गत जो संविधान की सर्वोच्चता है उसको स्थापित किया गया। केंद्र तथा राज्य दोनों ही अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। केंद्र तथा राज्य दोनों ही अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब कि केंद्र तथा राज्यों की जो शक्तियों का जो स्रोत है वो है भारतीय संविधान। तो कहने का मतलब केंद्र तथा राज्य दोनों ही अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई। कहने का मतलब अनुच्छेद 370 जो कि जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है, आज वर्तमान समय में उसको हटा दिया गया है, धारा 35 से समाप्त कर दी गई है पूर्ण रूप से। लेकिन अभी तक आपकी बुक में वो परिवर्तन नहीं किया गया है। तो अभी तो हम बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर शेष जो भारत देश है उसके लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है तथा केंद्र तथा राज्य दोनों ही अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं हम कि भारतीय संविधान की सर्वोच्चता को कायम किया गया। यह है इसका फर्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता से तात्पर्य क्या है कि संपूर्ण देश के नागरिकों के पास केवल एक ही नागरिकता होना। एक नागरिकता का मतलब केंद्र तथा राज्य दोनों की अलग अलग नागरिकताएं न होना, केवल एक ही नागरिकता होना। कहने का मतलब जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रचलन में है। अमेरिका में कैसी नागरिकता? दोहरी। वहां पर केंद्र की नागरिकता अलग से मिलती है तथा राज्य की नागरिकता अलग से नागरिकों को मिलती है। जबकि इसके विपरीत भारतीय संविधान में एकल नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। कहने का तात्पर्य एकल नागरिकता के सिद्धांत को अपनाने के पीछे मुख्य कारण यह था कि देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए दोहरी नागरिकता को
नेक्स्ट देखो, इसमें हम आगे देखते हैं संघीय व्यवस्थाओं के विपरीत, संघीय व्यवस्थाओं के विपरीत भारतीय संघवाद में संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। ऐसा भारत देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए किया गया। जैसा कि मैंने भी आपको पहले बता दिया था कि भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एकल नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया गया। तीसरा पॉइंट है इसमें जो है राज्यपाल का पद। राज्यपाल के पद की हम बात करते हैं कि यह राज्यों में राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि होता है। राज्यों में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल संघीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। कहने का मतलब जिस प्रकार से राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। तो हम कह सकते हैं कि राज्यपाल भारतीय संघीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय सरकार के द्वारा होती है। कहने का मतलब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा वह राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो ये था राज्यपाल का पद। अब जो चौथा पॉइंट इसमें निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका। किसी भी संघीय व्यवस्था के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना आवश्यक है। किसी भी देश अर्थात किसी भी संघीय देश के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अति आवश्यक है। इसी से विधि का शासन स्थापित होता है और इसी से विधि का शासन, यहाँ पर जो शब्द है विधि का शासन, यहाँ पर जो शब्द है विधि का शासन, विधि का शासन, इसका अर्थ होता है कानून का शासन। इसका अर्थ क्या होता है? कानून का शासन। कहने का मतलब इसी से विधि का शासन स्थापित होता है तथा केंद्र तथा राज्यों के बीच विवादों का समाधान संविधान के अनुसार किया जाता है। केंद्र तथा राज्यों के बीच विवादों का समाधान संविधान के अनुसार ही किया जाता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हो गए अब तक हमने। अब जो अंतिम पॉइंट है इसका वो है केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा, जिसको कि स्थायी सदन भी कहते हैं। भारतीय संघवाद को मजबूत करने के लिए, भारतीय संघवाद को क्या करने के लिए? मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यसभा को राज्य के प्रतिनिधि संस्था के रूप में स्थापित किया है। केंद्रीय व्यवस्था में राज्यसभा को राज्यों का प्रतिनिधि संस्था के रूप में स्थापित किया गया है और राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। केंद्र में या राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर राज्यों को क्या दिया गया है? प्रतिनिधित्व दिया गया है। अर्थात जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होगी उसी के अकॉर्डिंग वहां पर राज्यसभा की सीटें आवंटित की जाएगी। तो ये थे इसके अब तक के 5 पॉइंट्स जो आपको मैंने बता दिए कि भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख तत्व या प्रमुख विशेषताएं वो है 5 पॉइंट्स। पहला संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा एकल नागरिकता, तीसरा है राज्यपाल का पद, चौथा है निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, पांचवा है केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिया। वेरी मोस्ट है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं या आगे जिसका हम अध्ययन करेंगे वो है भारतीय संघीय व्यवस्था
शक्तियों का बंटवारा। कहने का मतलब भारतीय जो संघीय व्यवस्था है उसमें शक्तियों का बंटवारा किस आधार पर किया गया है, किस प्रकार किया गया है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन निम्न आधार पर किया गया है, जिसमें पहला है संघीय सूची, दूसरा है राज्य सूची, दूसरा कौन सा है, राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची तथा चौथा है अवशिष्ट शक्ति। कहने का मतलब भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन निम्न आधार पर किया गया है और वो आधार है मुख्य रूप से चार। पहला है संघीय सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची और चौथा है अवशिष्ट शक्ति। कहने का मतलब इन चार के आधार पर भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन किया गया, जिसमें पहला है संघीय सूची। पहला पॉइंट कौन सा है, संघीय सूची। इसके बारे में हम बात करते हैं। संघीय सूची में 97 विषय रखे गए हैं। इसमें कितने विषय रखे गए हैं, 97 विषय रखे गए हैं। ठीक है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को दिया गया है। संघीय सूची में कितने विषय हैं, 97 विषय, जिन पर कानून का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, केंद्र सरकार। किसको दिया गया है, केंद्र सरकार। कहने का मतलब कानून का निर्माण कर सकती है केंद्र सरकार। तो देखेंगे संघीय सूची में 97 विषयों को रखा गया है और जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सरकार को दिया गया है, और वो कौन सरकार है, केंद्र सरकार। जैसे प्रतिरक्षा, विदेश मामले, रेल सेवा आदि। जैसे कौन कौन से मामले हैं, प्रतिरक्षा, रेल सेवा, विदेश मामले। कहने का मतलब इन सब पर अधिकार किसको दिया गया है, संघीय सूची। ठीक है, संघीय सूची में कुल विषय 97 विषय, कानून बनाने का अधिकार केंद्र की सरकार के पास, और कौन कौन से, जैसे प्रतिरक्षा, रेल सेवा, विदेश मामले आदि। दूसरा इसमें राज्य सूची। दूसरा पॉइंट कौन सा है, राज्य सूची। राज्य सूची में 66 विषय रखे गए हैं। राज्य सूची में कितने विषय रखे गए हैं, 66 विषय। 66 विषय। कितने विषय रखे गए हैं, 66 विषय, जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। सेकंड स्टेप इसकी, कानून बनाने का अधिकार कानून बनाने का जो अधिकार है वो है राज्यों को दिया गया है। किसको, राज्यों को दिया गया है। कुल कितने विषय हैं, 66 विषय हैं और कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। जैसे कृषि, पुलिस, जैसे कृषि है, पुलिस है और स्थानीय शासन। स्थानीय शासन, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। ये सब किसके विषय हैं, राज्य सूची। और इन पर कानून बनाने का अधिकार भी राज्यों की सरकारों को दिया गया। नेक्स्ट है समवर्ती सूची, अर्थात केंद्र तथा राज्यों में
अगर किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, केंद्र तथा राज्यों में अगर किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र के द्वारा बनाए हुए कानून ही मान्य होंगे। और कितने विषय हैं इसमें? इसमें है 47 विषय। 47 विषय। केंद्र ज्यादा प्रभावी होता है इसमें, केंद्र ज्यादा प्रभावी विवाद की स्थिति में। समवर्ती सूची में 47 विषय दिए गए हैं और जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं, लेकिन विवाद होने पर केंद्र का कानून ही मान्य होगा। जैसे शिक्षा, वन संपदा, जैसे शिक्षा और वन संपदा। यह है समवर्ती सूची के विषय। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? 47 विषय। दोनों ही कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। लेकिन अगर विवाद की स्थिति हो तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। और जैसे इसमें कौन कौन से विषय हैं? शिक्षा है, वन संपदा। नेक्स्ट, अवशिष्ट शक्ति। जो विषय तीनों सूचियों में नहीं है, वे अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान की गई। जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं है, वे अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान की गई। जैसे साइबर कानून, जैसे कौन सा है? साइबर कानून। साइबर कानून। तो ये है मुख्य रूप से भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन जो किया गया है, उसके आधार संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट शक्ति। संघीय सूची में 97 विषय। कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया है। जैसे कौन से? प्रतिरक्षा मामले, रेल सेवा और विदेश मामले। सेकंड जो है राज्य सूची, इसमें 66 विषय है। कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। जैसे कृषि है, पुलिस है, स्थानीय शासन। ठीक है। इसके बाद में है समवर्ती सूची, 47 विषय। केंद्र ज्यादा प्रभावी रहता है, दोनों ही कानून बना सकते हैं, केंद्र तथा राज्य, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून ज्यादा प्रभावी होगा। जैसे शिक्षा और वन संपदा पर। ठीक है। लास्ट है अवशिष्ट शक्ति, जिनका वर्णन इन तीनों सूचियों में नहीं किया गया। जिनका वर्णन इन तीनों में नहीं किया गया। जो विषय तीनों सूचियों में नहीं है, वे सभी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान की गई। जैसे कि साइबर कानून। ठीक है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट